मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों के पास? स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? यस सर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अ, तो हम बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और हम एक तरीके से चलते हैं जो हमारे एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और वैसे भी अगर एग्जाम का पार्ट ना भी हो तो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसी प्रदेश के निवासी हैं और इसी प्रदेश की सेवा में चयनित होना चाहते हैं। तो एक सामान्य ज्ञान के तौर पर, एक सामान्य सोच डेवलप करने के नजरिए से हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम यूपी स्पेशल है। ठीक है। तो हम आज यूपी स्पेशल जो आप लोग बार बार सुनते हैं उसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तरीके से कह लीजिए कि चैप्टर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पूरा फोकस देके इसको सुनेंगे, क्योंकि ये चीजें समझने के साथ साथ में एक तरीके से कह लीजिए कि याद करने वाला सब्जेक्ट है। और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आप नंबर फेच कर सकते हैं। नंबर फेच करने का मतलब ये है कि इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने क्वेश्चन सही किए तो ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं कि सबका इस चैप्टर से सवाल सही हो या इस सब्जेक्ट से सवाल सही हो। इन जनरल एग्रीकल्चर से तो सवाल बहुत इजीली कह लीजिए कि लगभग लगभग सबके सही रहते हैं। लेकिन जो इसके अलावा पोर्शन रहेगा उसमें हमें एक एक क्वेश्चन के लिए अगर हमें एज मिल जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक तरीके से जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू जब हुई तो हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो एक तरीके से कह लीजिए इतिहास है, उसमें ये जो उत्तर पश्चिम प्रांत है, जो एक तरीके से कह लीजिए 1836 में जो जब से हम लोग जान रहे हैं, तो ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता था। और 1836 में इसको इसी को मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाने लगा। तो उत्तर पश्चिम प्रांत अगर आप इसको शॉर्ट में करेंगे तो यही उत्तर प्रदेश जो यूपी है ना आपका, उत्तर और पश्चिम यूपी, यही इसी तरह से कह लीजिए 1836 में इसको हमने पहली बार एक तरीके से देखा। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत बना। 1877 में उसके बाद क्या हुआ, ये जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, और फिर 1877 में आगरा अवध संयुक्त प्रांत के नाम से हमारे प्रदेश को जाना जाने लगा। तो आप दो ईयर याद करेंगे, पहला 1836, दूसरा 1877। इसके बाद 1937 में क्या हुआ, इसको हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानने लगे। किस नाम से जानने लगे? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। अभी तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। तो ये तीन सर। ईयर, तीन ईयर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मैं राय दूंगा, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। 1836, 1877 और 1937। तो इन तीन ईयर के बाद आपको ये जो अगला ईयर है, अगली डेट है, वैसे भी याद रहेगी। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 क्यों डेट इतनी महत्वपूर्ण है सबको पता है। उस दिन जो है हमारा उत्तर प्रदेश जो नाम है अभी का, वो एक तरीके से इजाद हुआ। तो इसको अगर कभी आता उत्तर प्रदेश किस दिन एक शब्द बना या एक तरह प्रदेश बना, तो आप हमेशा उस पे 26 जनवरी 1950 मार्क करेंगे। अब अगर राज्य बना तो उसकी कोई राजधानी भी रही होगी। तो 1836 में जब ये उत्तर पश्चिम प्रांत बना था तब इसकी राजधानी ऑफिशियल आगरा हुआ करती थी। ठीक है। तो 1836 में आगरा थी जब हमारा उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर 1858 में क्या हुआ, उसको इलाहाबाद कर दिया गया। ठीक। 1836 में आगरा, 1858 में इलाहाबाद। में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सन याद होते रहे। इसके बाद जो आज हमारी राजधानी है, 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी डिक्लेयर किया गया था। 1921 में। 1935 में फिर लखनऊ को पूर्णतया एक तरीके से कह लीजिए कि यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी के रूप में देखा जाने लगा। तो ये जो चार मैंने आपको ऊपर बताया और ये चार जो ईयर नीचे बताया, इसको आप थोड़ा सा कंठस्थ करने की कोशिश करिए। स्पेशली आप जो है वो आप कैपिटल को याद करने की ध्यान दीजिएगा, यानी राजधानी को। तो आप 1836, 1858, 1921, 1935, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है।
तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति आप याद रखिएगा। 1857 की जस्ट बाद 1858 में इलाहाबाद, उसी के जस्ट 20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो आगरा है। और 1921 और 1935 वैसे ही आपको याद रहेगा, कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपका आया था 1935 वाला, उससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। राज्य का हमारा जो पुनर्गठन हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 वाला। इस चैप्टर में समझने से ज्यादा डेट्स और उससे जो रिलेटेड चीजें उसको याद करने का, ये एक तरीके से कह लीजिए कि सब्जेक्ट है, और इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो अगर आपको याद रहेगा तो आपको पूरे नंबर दिला भी देगा। तो जैसा मैंने कहा, आपको राज्य का पुनर्गठन याद करना है, वो 1 नवंबर 1956 है। ये वाला क्वेश्चन जो अगला है वो आपको याद आएगा, जो जिस सीरियल में मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप ये जान लीजिए कि आयोग में ये कभी ना कभी पूछे गए हैं, जो उन्हीं का संकलन है एक तरीके से। तो इन सारे सवालों पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। राज्य हमारा अलग कब हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, आप लोगों को पता भी होगा। सन 2000 में अलग हुआ, जो उत्तराखंड के नाम से, पहले उत्तरांचल के नाम से प्रसिद्ध था, अब उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये 2000 में हुआ, सर इसमें एक जगह, ये। सर हाँ। एक एक चीज कहना चाहेंगे, जहाँ 26 जनवरी 1950 आपने बताया ऊपर, हम्म। वो सर 24 जनवरी 1950 तो नहीं है, क्योंकि उसका स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर 24 से 26 जनवरी 1950 है, वो 26 जनवरी ऑफिशियली जो आयोग ने माना है वो डेट है। तो जो मैं यहाँ लिख जी। रहा हूँ वो ऑफिशियल जो आयोग ने माना है उसके हिसाब से आप मानिएगा। कई जगह और कई बार कंफ्यूजन होगा, लेकिन आयोग जो चीज मानेगा हम उसी को यहाँ पे मानेंगे। ठीक है। अगर भविष्य में जी सर। ऐसे कई प्रश्न होते हैं जिसके आंसर आप अलग अलग बार देखेंगे, तो आयोग अपने हिसाब से परिवर्तित करता है, लेकिन जो लेटेस्ट उसने माना होगा हमको ही मानना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। हाँ। तो जो हमारे राज्य का पुनर्गठन मैंने बताया 1 नवंबर 1956, और राज्य जो हमारा अलग हुआ वो 2000 में हुआ। ये 13 डिस्ट्रिक्ट अलग हुए थे, 13 जिले अलग हुए थे। उत्तराखंड में अगर अभी अभी भी आप देखेंगे तो 2 मंडल है, यानी 2 कमिश्नरेट है, 2 डिवीजन है। ठीक है। तो ये 2000 में हमारा अलग हो गया था। अगर हम बात करें स्टेट लैंग्वेज की, यानी भाषा की, तो वो हिंदी है, और 1989 में उर्दू भी इसमें शामिल हो गई थी। पहली भाषा है हिंदी, दूसरी है उर्दू। इसी तरह से अगर स्टेट एनिमल की बात करें, यानी पशु की बात करें, तो वो 12 सिंघा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। वो 12 सिंघा है। कभी कभी वे 12 सिंघा ना करके हिंदी इंग्लिश दोनों में स्वॉम्प डियर लिख देता है। ठीक है। इसलिए आप हिंदी में भी याद करिए 12 सिंघा, और अंग्रेजी में भी याद करिए स्वॉम्प डियर। आप लोगों को ये पता ही होगा कि अगर कभी कभी लैंग्वेज में अगर चेंज वो होता है कि डिस्प्यूट होता है कि हिंदी वाला सही लिखा है या अंग्रेजी वाला सही लिखा है, तो आयोग उसको अंग्रेजी वाले को ही सही मानता है। ये सबको क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होगा भी ये चीज। जी तो हाँ, तो स्टेट एनिमल जी। हमारा 12 सिंघा हो गया। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं? ठीक है, स्टेट एनिमल हमारा 12 सिंघा हो गया। अब स्टेट स्टेट बर्ड कौन सी है, यानी पक्षी कौन है, तो सारस है। सारस, इसकी अंग्रेजी होती है क्रोच। तो सारस और 12 सिंघा आप दोनों याद करिएगा। स्टेट का फ्लावर कौन सा है, पुष्प कौन सा है, तो वो है पलास। और इसको कब ऑफिशियली लिया गया पलास को स्टेट फ्लावर के रूप में, 4 जनवरी 2011। तो आपको डेट बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये जान लीजिए कि लेटेस्ट एंट्री है, बहुत ज्यादा साल नहीं हुआ पलास के फूल के स्टेट फ्लावर मानने के लिए 2011 में हुआ था। स्टेट ट्री किसको माना जाता है, अशोक के वृक्ष को। अशोक जो है हमारा स्टेट ट्री है। स्टेट स्पोर्ट्स एज, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स है, वो है हॉकी। ठीक है। स्टेट सिंबल आप लोग देखे होंगे, ये 1938 में ही एक क्रिकेट स्टेट सिंबल के रूप में आ गया था। 2 मछली और एक धनुष तीर रहती है। एक धनुष तीर बना होता है, उसके दोनों तरफ जो है मछलियां बनी होती हैं।
आप लोग कई बार देखे होंगे, कुछ लोग गाड़ी पे भी लगाए रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार लिखे होते हैं, थोड़ा सा अगर आप करके देखेंगे तो आपको इजिली दिख जाएगा। या कभी किसी के अधिकारी के चैम्बर में गए होंगे तो आपको संभवतः ये दिख गया होगा। तो हमने काफी चीजें कवर की, उसको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारा स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, स्टेट एनिमल बर्ड है, स्टेट एनिमल बारहसिंगा है, स्टेट बर्ड जो है हमारी सारस है, स्टेट फ्लावर हमारा पलास है, स्टेट ट्री हमारी अशोक है, स्टेट स्पोर्ट हॉकी है, स्टेट सिंबल हमारा दो मछलियां हैं, एक धनुष बाण है। एनसीआर डिस्ट्रिक्ट उनको बोलते हैं जो दिल्ली के, एक तरीके से कह लीजिए कि दिल्ली के राज्य से सटे हुए जो हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। तो नेशनल कैपिटल रीजन है वो। तो एनसीआर डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? 8 जिले हैं, जिसमें शामली लेटेस्ट एंट्री थी। तो 8 जिले में कौन कौन सा है, अगर आप मैप अभी देखेंगे, अगर जब पढ़ेंगे देखिएगा रखिएगा, तो शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। तो आप ये चीज तो ध्यान रखिएगा कि 8 जिले हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से एनसीआर डिस्ट्रिक्ट कौन सा नहीं है। तो है नहीं पूछेगा, जनरली नहीं है पूछेगा। और एक कोई ऐसा जिला रहेगा जो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एनआरआई डे हम लोग कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। अब हमारे यहाँ दो तरीके से, एक तरीके से कह लीजिए कि एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद है। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी होगी, राज्य व्यवस्था पढ़ी होगी, तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि विधानसभा क्या होती है और विधान परिषद क्या होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग एक बार रिपीट करिए, हाँ हमें जानकारी है। जानकारी है आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियर है? हेलो? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस जिले में है। तो वो है, जिला जो है हमारा वो इलाहाबाद है, यानी प्रयागराज जिला है, जिसमें 12 विधानसभा सीट है। तो 12 विधानसभा सीट, सबसे ज्यादा एक जिले में सीट होने का विधानसभा की, वो सौभाग्य प्राप्त है प्रयागराज को। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ एक तरीके से कह लीजिए कि सबसे कम एक तरीके से विधानसभाएं सीट किस किस जगह पे हैं। तो वो श्रावस्ती में, महोबा में या चित्रकूट में है। मतलब अगर आप साधारण सी भाषा में समझना चाहें तो किस जिले में सबसे अधिक विधायक हैं, किस जिले में सबसे कम विधायक हैं। तो इलाहाबाद जिले में सबसे ज्यादा 12 विधायक हैं, और सबसे कम विधायक श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है। अगर इसको याद रखना चाहें तो आप सीएमएस बना लीजिए इसका कोड, तो आपको याद हो जाएगा, चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। अब हमारी जो विधानसभा है उसमें एक तरीके से आरक्षण की व्यवस्था है। तो वो आरक्षण क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो आरक्षण की व्यवस्था ये है कि 84 सीट जो है वो हमारी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, और 2 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है। टोटल कितनी सीट्स हैं, क्या कोई बताएगा मुझे? सर 404 हैं, जिसमें 403 इलेक्टेड होती हैं और एक होती है जो वो, राज्यपाल उसको नॉमिनेट करते हैं। तो बहुत 404 सुंदर, हो जाते बहुत सुंदर। तो वो जो 404 और 403 आप बता रहे हैं, उसमें से ये जान लीजिए कि ये 86 सीट्स ऐसी हैं जो आरक्षित है। हैं। जी। बहुत बढ़िया। जी। अब हमारे जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उसका गठन कब हुआ था? वो 1937 में हुआ था। उसमें कितनी सीट्स हैं जो एमएलसी होते हैं हमारे? उसमें 100 है सर। बहुत बढ़िया। उसमें 100 सीट है। जो अब जैसे आप लोग पढ़ देखते होंगे, विधायक तो इन जनरल सबको कह देते हैं, ठीक है, विधायक कह देते हैं इन जनरल, जो
लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं, दोनों को, यानी विधानसभा के जो होते हैं, विधान परिषद के जो होते हैं, दोनों को। लेकिन अगर इंग्लिश में अगर आप बात करें तो आप जनरली सुने होंगे एमएलए होते हैं। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, तो जो विधान परिषद है उसकी जो 100 सीटें हैं, मतलब एमएलसी हमारे 100 होंगे और एमएलए हमारे 404 होंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और जानेंगे कि हमारे यहाँ कितने मंडल हैं और कितने जिले हैं। तो हमारे यहाँ मंडलों की संख्या जो है वो 18 है। 18 मंडल हैं, यानी 18 डिवीजन कभी कभी बोलते हैं इसको, कभी कभी कमिश्नरेट बोलते हैं। तो जो कमिश्नर साहब लोग होते हैं वो जो जहाँ बैठते हैं वही कमिश्नरेट होता है। तो कमिश्नर आप लोग रैंक जानते ही होंगे कि तहसील स्तर पे एसडीएम होते हैं, उनके ऊपर एक तरीके से एडीएम होते हैं, फिर डीएम होते हैं, और उसके ऊपर कमिश्नर होते हैं। तो ये जो कमिश्नर होते हैं यही कमिश्नरेट में बैठते हैं, और वो 18 हैं, 18 मंडल। और जिले हमारे यहाँ कितने हैं, वो हैं 75, 75। ठीक है। अब किन किन मंडल में जिलों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, वो मंडल हैं लखनऊ, कानपुर और मेरठ। ठीक है। वो कौन कौन से हैं, लखनऊ, कानपुर और मेरठ, ये मंडल बड़े मंडल हैं जिसमें जिलों की संख्या ज्यादा है। और सबसे बड़ी कमिश्नरेट कौन सी है, सबसे बड़ी मंडल कौन सा है, वो मेरठ मंडल सबसे बड़ा है। जिलों के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसमें ज्यादा है, तो वो लखनऊ, कानपुर और मेरठ है। ऐसे ही याद करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैंने लैक में याद कर लिया था, हिंदी में अगर लिख लेंगे, ला से लखनऊ, का से कानपुर और मा से मेरठ। ठीक है। और कमिश्नरेट जो बड़ी है वो ध्यान रखिएगा कि मेरठ। मेरठ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमिश्नरेट है यूपी की, ये भी याद रखने की जरूरत है। अब हम लोग विधानसभा की सीट की बात कर ली, हमने विधान परिषद की सीट की बात कर ली। अब हम लोकसभा के सीट की बात करेंगे। ठीक है। जो आम चुनाव अभी हो रहे हैं 2024 में, उनमें यूपी में कितनी सीट्स हैं, वो है 80 सीट। ठीक है। अब 80 सीट में भी कुछ ना कुछ आरक्षण होगा। उन 80 सीटों में आरक्षण कितना है, 17 सीट होगा, जो अनुसूचित जाति के लिए है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति आप देखेंगे तो वो 0 है। जबकि विधानसभा की अगर बात करें तो वहां आप देखते थे कि 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम वोटर्स के हिसाब से बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ मतदाता की बात करें, नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से बात करें, तो लोकसभा की जो सीट है वो हमारी सबसे बड़ी कौन सी है, वो है गाजियाबाद। और सबसे छोटी कौन सी है, वो है बागपत। तो दोनों पश्चिम के जिले हैं, इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ी गाजियाबाद, सबसे छोटी बागपत। इसमें ये जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आज आप लोगों से डील कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में आपको याद रखने की आवश्यकता अधिक पड़ेगी और ये बहुत ही कंफ्यूजन भरा भी है। पूरे से ज्यादा करेगा। क्या हुआ? आप उससे कह दो भैया इसमें यही। हम्म, तो आपको इसमें रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप, जैसे एक बार मैं यहीं पे आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा, कि नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट सबसे ज्यादा किसमें है, यानी विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं इलाहाबाद में। सबसे कम सीटें किसमें हैं, सीएमएस मैंने आपको याद करके बताया था, सी से चित्रकूट, एम से महोबा, एस से श्रावस्ती। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो 84+2 का है। काउंसिल का गठन 1937 में हुआ था, सीट्स जो है 100 थी। 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। और जो सबसे ज्यादा जिले अगर किन किन मंडलों में है, वो लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, जिसको मैंने लैक्मे से याद करना बताया था। सबसे बड़ी जो है डिवीजन कौन सी, कमिश्नरेट कौन सी है, मंडल कौन सा है, वो है मेरठ। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, मतलब अगर प्रदेश वाइज देखा जाए तो 80 सीट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट है हमारे यहाँ। अनुसूचित की इसमें 17 सीट रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति की 0 सीट रिजर्व है। वोटर्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी लोकसभा की सीट जो है वो गाजियाबाद है, और सबसे छोटी बागपत है। हाई कोर्ट आप लोग जो सुनते रहते हैं वो 1866 में हमारे प्रदेश में बना था, ये इलाहाबाद में बना था। और
2016 में इसको 150 साल कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मतलब कितनी सीट एक तरीके से कह लीजिए कि न्यायाधीश के लिए है जो नियुक्त हो सकते हैं, वो 160 है। कितनी है? 160 है। फैमिली कोर्ट हमारे यहाँ 1984 में बनी है। उत्तर प्रदेश की ही मैं सारी बात कर रहा हूँ, पूरे देश से हमें कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट बना वो 1866 में बना, इलाहाबाद में। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग देखिएगा कि 1866 से पहले भी क्या कहीं हाई कोर्ट बना था। फैमिली कोर्ट 1984 बनी। जमींदारी उन्मूलन कानून कानून जो है बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, ये 1 जुलाई 1952 को अपने यहाँ लागू हुआ। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि 18 मंडल हैं, पहले 17 मंडल हुआ करते थे। जो सबसे लेटेस्ट एंट्री हुई है वो अलीगढ़ मंडल की हुई है। उसके पहले अलीगढ़ एक जिले के रूप में था, अलीगढ़ कोई मंडल नहीं था। कुछ बहुत छोटे छोटे मंडल हैं, तो उसमें मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर हैं, जिसमें केवल 3 3 जिले हैं। ठीक है। लेबर कोड की संख्या 20 है। ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब जिलों की संख्या हमारी 75 है। तहसील की संख्या हमारी 341 है। और ब्लॉक की संख्या हमारी 822 है। अगर हम बात करें तो किस तरह से पुनर्गठन होता है, सबसे ऊपर हो जाता है राज्य, फिर हो जाता है आपका मंडल, फिर सर आपका आता है तहसीलों की जिला। संख्या 351 है 2021 के अकॉर्डिंग। कितनी हो गई है? सर 351। अच्छा, तो हो सकता है मैंने ही गलत लिख लिया हो 41 और 51 में। ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा। विलेज की संख्या भी घट बढ़ सकती है। ठीक है, इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट तहसील की संख्या है इन्होंने बता दी 351। वैसे मैं भी चेक कर लेता हूँ। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं, गांव उतने इंपॉर्टेंट नहीं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और नंबर ऑफ तहसील ज्यादा जरूरी। महिलाओं का आरक्षण कितना है पंचायतों में? 33% का है। सेंट्रल जेल, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों हर तीसरे चौथे साल घूम फिर के आ जाता है किसी न किसी रूप में। ये आप लोग याद रखिएगा। सेंट्रल जेल जो है 5 है। बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी। नैनी इलाहाबाद में है। तो ये सर 5। सॉरी सॉरी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर हम्म 8 हो गई हैं। बरेली में 2, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ व इटावा में। अच्छा ठीक है, मैं इसको भी देख लेता हूँ। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। हालांकि जो मेरे पास किताब है मुझे लग रहा है वो थोड़ी पुरानी एडिशन की है, इसीलिए ये बना ये हुआ है। सर मैं नई ये एडिशन चेक करता हूँ। लेटेस्ट एडिशन में। ठीक है यस सर। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि बरेली जो है वो पहली हमारी सेंट्रल जेल है। तो क्वेश्चन जानते हो किस तरह से आएगा? क्वेश्चन इस तरह से कुछ आएगा कि पहली सेंट्रल जेल कौन नहीं है। ठीक है। और उसमें ऑप्शन, जैसे जब भी आपको आपके पास प्रश्न आएगा तो नहीं वाले पे खास तौर पे ध्यान देना। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, नहीं हल्का छोटा सा रहता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये तो मतलब जैसे ही आया पहली सेंट्रल जेल, तुरंत हमें लग गया कि ये चीज तो हमें पता है, तुरंत हमने मार दिया बरेली, काम आगे बढ़ गए। लेकिन उसमें नहीं पूछा होगा और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इसी तरह से पहले मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के कौन है, ये तो इसमें लिखा है लेकिन कुछ लोगों को याद भी होगा। वो जीबी पंत हैं। और अगर आप लोग सब लोग एग्रीकल्चर से पढ़े हैं तो आप लोगों को पता भी होगा कि इन्हीं के आपके ही नाम पे एक हमारी पहला कृषि एग्रीकल्चर गोविंद विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उसका कब वो बनी थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका ईयर किसी को याद है? 1960 सर, 1960। हाँ, 1960। ठीक। क्या हुआ? किसी की आवाज कट रही है। पहला जो प्रेसिडेंट रूल लगा था या राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ था हमारे यहाँ 1968 में। ठीक है। और अब तक 10 बार ऐसा हो चुका है कि राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ लग गया है, लग चुका है। सौभाग्य से पिछले 20 22 साल में कोई भी राष्ट्रपति शासन प्रदेश को देखना नहीं पड़ा है। अब पहले मुख्यमंत्री की तो हमने बात कर ली कि गोविंद बल्लभ पंत थे। पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वो सुचित्रा कृपलानी सुचेता जी थी। कृपलानी। हाँ।
तो 34वें मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है, और एक तरीके से कह लीजिए टर्म वाइज होता है। तो इंडिविजुअल होते हैं कुछ लोग और एक टर्म वाइज होता है। तो इंडिविजुअल हिसाब से जैसे कुछ लोग दो दो बार मुख्यमंत्री रह सकते हैं, तीन बार रह सकते हैं, चार बार रह सकते हैं। तो इंडिविजुअल के हिसाब से जो अभी करंट में मुख्यमंत्री जी हैं वो 21वें हैं और टर्म के हिसाब से 35वां है। ठीक है, तो ये 35 याद रखिएगा, इंडिविजुअल के हिसाब से 21 याद रखिएगा। अब सबसे ज्यादा समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा है? वैसे तो इसमें लिखा है, लेकिन आप लोग याद रख लीजिएगा जब तक आप लोग एग्जाम रहेगा उसके पहले ये क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ जी सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के लिए। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो बहन मायावती के पास ये अवसर था, अभी जो है ये चेंज हो गया है। ये समय के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर टर्म वाइज कहा जाए जैसे कई बार का होता है ना, जैसे नीतीश कुमार जी का भी आप लोग देख रहे थे कितनी बार बने। तो अगर कितनी बार बनने में आएगा तो उसमें वो जो क्वेश्चन होगा उसमें आप बहन मायावती को ही उसमें आप करिएगा। और जब टर्म मतलब समय के हिसाब से आएगा तो उसमें आप लोग योगी ये सर लगातार आदित्यनाथ जी। हाँ लगातार रहने वाले। हाँ, लगातार लगातार क्या मतलब समय के हिसाब से कितना अधिक समय रहे हैं, कितने दिन रहे हैं, तो उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी का नाम आएगा। और जब एक तरीके से कह लीजिए टर्म आएगा कि कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, होता क्या है कि अब तो ऐसा नहीं देखा जा रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि 6 महीना ही गवर्नमेंट चल पाई, 8 महीना चल पाई, 10 महीना चल पाई, ऐसे बहुत सी गवर्नमेंट चलती थी। तो उसके हिसाब से 4 बार मुख्यमंत्री बनी है मायावती जी। अब अगर हम देखें आगे तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं और वीपी सिंह जी रहे विश्वनाथ हैं। प्रताप सिंह। हाँ, वीपी सिंह जी भी रहे हैं। तो अभी राजनीतिक रूप से भी अगर एक तरीके से कहा जाए तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम इस टाइम पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रदेश की पहली जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो कौन थे? सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, और सबसे ज्यादा समय तक अगर गवर्नर रहने की बात की जाए तो वो शफीक कुरैशी जी थे और बीएल जोशी जी थे। तो बीएल जोशी जी हो सकता है आप लोगों में से लोगों को याद भी हो कि कौन थे, क्योंकि अभी बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन शफीक कुरैशी जी पुराने हैं तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। पहले स्पीकर कौन थे? वो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। जो लोग इलाहाबाद के आसपास के होंगे उनको ये नाम याद कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग बाकी प्रदेश से होंगे वे नाम अवश्य याद कर लें। ये पहले स्पीकर जो है उत्तर प्रदेश के राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। विधानसभा के अध्यक्ष कौन सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं? वो श्री आत्माराम जी रहे हैं। केशरीनाथ जी लगभग 3 बार एक तरीके से कह लीजिए कि रहे हैं। अभी कौन है जो मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर? होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब असेंबली चलती है तो वहां पे सब लोग सामने बैठे होते हैं। अगर यहाँ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी भी, और उसमें जो विधायक उनके पीछे बैठे रहते हैं, इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष होता है उनके भी पीछे बैठे रहते हैं। लेकिन ये सब लोग एक ही व्यक्ति से बात करते रहते हैं। तो वो जिन व्यक्ति से बात करते रहते हैं वही स्पीकर होते हैं। तो अगर किसी ने राज व्यवस्था भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी हो तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो वो श्री सतीश महाना जी हैं अभी करंट टाइम में। तो और अगर इसी तरह से आप लोकसभा में भी देखे होंगे जो नए वाली संसद बनी है उसमें प्रधानमंत्री जी भी एक तरीके से नीचे उस पर बैठते हैं, और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बैठते हैं, उसके पीछे उनके सांसद बैठते हैं। लेकिन वो लोग किसी एक चेयर को उद्बोधित करते रहते हैं, एक चेयर की तरफ अपनी बातों को कहते हैं। तो वो वाला पद जो है वो स्पीकर का होता है। तो चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के
आजादी के बाद जो सबसे पहले बने थे वो श्री कमलाकांत वर्मा जी बने थे। आप लोग कभी कभी नाम भूल जाता तो शॉर्ट में के वर्मा याद कर लीजिएगा। पहले जो लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के वो विशंभर दयाल जी थे। ठीक है। एक चीज और मैंने यहाँ पे भी बढ़ा दी थी कि अभी कौन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, ये मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। अभी श्री जस्टिस अरुण सत्यम भंसाली श्योर। हैं। हाँ, अरुण जो भंसाली जी हैं। लोकायुक्त के कार्य, यस। हाँ, लोकायुक्त भी। और आप हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी नाम याद कर लीजिएगा। हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होते हैं तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये दो पद महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों आप ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए कि हमारे यहाँ कुछ आयोग का गठन हुआ। ठीक है। राजनीति जैसे जैसे बढ़ी, जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हुई, हमारे यहाँ कुछ आयोग का गठन हुआ। उन आयोग के जो गठन है उनका साल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग कुछ क्वेश्चन देखते होंगे जो मिलाने के लिए आता है। एक तरीके से चार ऑप्शन रख देंगे इधर और चार ऑप्शन रख देंगे इधर, उसमें से पूछेंगे कौन कौन से मतलब सही तरीके से मैच है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको इसी तरह से सही करना होगा। तो पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? 1993 में। मानव अधिकार आयोग बना था 2002 में। सूचना आयोग बना है 2005 में। महिला आयोग बना है 2007 में। और राज्य सुरक्षा आयोग बना है 2013 में। इसको मैंने ईयर वाइज ही कंपाइल किया हुआ है। तो इस वजह से आप लोग भी इसी क्रम में याद रखिएगा। अगर इसी क्रम में याद रहेगा तो अगर साल भूल भी गया तो आपको कम से कम ये तुक्का मारने में आसानी होगी कौन पहले बना था कौन बाद में बना था। तो सबसे पहले पिछड़ा वर्ग, फिर मानव अधिकार, फिर सूचना आयोग, फिर महिला आयोग, और इधर अगर देखेंगे तो राज्य सूचना आयोग। तो आज हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। अभी एक तरीके से भारत के भूगोल की भी आप लोगों ने क्लास पढ़ी होगी, वो भी मैं ही कर रहा था। लाइव क्लास मैंने नहीं की थी। अगर उसमें भी आप लोगों को कुछ संशोधन चाहिए या कुछ एक तरीके से कह लीजिए कुछ चेंजेस चाहिए तो भी मुझे अवगत करा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब एक तरीके से कह लीजिए कि एक राज्य था उत्तर प्रदेश, उसमें अगर विधान परिषद की जो सीटें थी वो पहले 108 हुआ करती थी। बाद में चूंकि उत्तराखंड उधर चला गया तो हमारे पास 100 सीट रह गई। जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है। आप लोगों ने भूगोल वाली जो क्लास की थी वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसमें ये चीज बताया था मैंने कि उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो अगर किसी को याद हो तो यहाँ बताएगा। अकॉर्डिंग टू एरिया सर, हाँ, सबसे पहले आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर अपना यूपी चौथे नंबर पे आता बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से आपको याद करना है इसी क्रम में। और ये अगर पूरे भारत का देखा जाए तो 7.33% है हमारे भारत के भूभाग का। अब हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश है वो कितने राज्यों से सटा हुआ है या कितने राज्यों से टच करता है? तो 8 राज्य और एक यूटी के साथ, तो टोटल हो गए 9। अब राज्य कौन से हैं अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो आप ध्यान रखिए। उत्तराखंड आप लोगों को पता ही चल जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा आ जाएगा, वहीं जो यूटी वाला पार्ट है वो दिल्ली है। फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, फिर इधर आ जाएंगे तो बिहार है और झारखंड है। ठीक है। तो इसको आप लोग अगर मैप के साथ लगा के देखेंगे तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। हमारे यहाँ अगर एक तरीके से कहा जाए कि प्रदेश तो है लेकिन कुछ जिले भी ऐसे हैं जो कई जो है एक तरीके से कह लीजिए कि प्रदेशों को टच करता है। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा प्रदेश को टच करने वाला जिला है, छूने वाला जिला है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि दो जिले मैं बता रहा हूँ, वो दोनों जिले कितने कितने प्रदेशों को टच करते हैं ये आप ढूंढ के निकालेंगे। पहला है सोनभद्र और दूसरा है शामली। दूरदर्शन केंद्र की संख्या हमारे यहाँ 3 है। ठीक है। ये जो नंबर हैं ये हो सकता है पुराने हो, इसमें कुछ चेंजेस हो।
लेकिन जो सबसे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि नगर निगम की संख्या आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ये जो नगर निगम है ये हमारे 17 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नगर निगम हमारी हैं। नगर पालिका की संख्या हमारी 200 है और नगर पंचायत की संख्या हमारी 545 है। पहली जो रेल सेवा चली थी हमारे यहाँ वो 1859 में चली थी, इलाहाबाद कानपुर के बीच में। कब चली थी? 1859 में। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण कब बना था हमारे यहाँ? 2004 में। ये हो सकता है थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये जो पहला और तीसरे चैप्टर का ये एक तरीके से कह लीजिए सारांश है। ये जो भी यूपी स्पेशल से मतलब अगर प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये मान के चलिए कि 2 प्रश्न इन्हीं दोनों चैप्टर में से होंगे। तो इन दोनों चैप्टर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये दोनों चैप्टर पढ़ा दे रहा हूँ। अगर किसी को समय नहीं मिलता है कि सारा यूपी स्पेशल पढ़ पाए तो कम से कम ये दोनों चैप्टर अवश्य पढ़ लेगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण कब बना? 2004 में। पहली हवाई डाक सेवा 1911। ये बहुत जरूरी एक तरीके से कह लीजिए प्रश्न है, कई बार आता है। राजकीय संग्रहालय जो है 14 है, सबसे पुराना लखनऊ वाला है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम कहाँ पे है? वो लखनऊ में है। बौद्ध संग्रहालय 3 है, गोरखपुर में, कुशीनगर में और पिपरावा में। अगर गोरखपुर में ही गोरखपुर का शॉर्ट आप करेंगे तो जीकेपी बनता है। अगर लोग रेलवे से सफर करते होंगे तो जानते होंगे। आप इसी में देख लिए, गोरखपुर जी हो गया, कुशीनगर के हो गया और पिपरावा पी हो गया। तो आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। प्रदेश की कुल जो जनसंख्या है हमारे देश के प्रतिशत की 16.51% है। इन सारे फैक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, इसका कोई कारण बता सकता है? 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, इस वजह से। हाँ, तो 2011 वाला ही डेटा है। ठीक है। तो ठीक। प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वो हमारे देश की 16.51% है, 19.98 करोड़ है। यूपी अगर आप देखा जाए, अगर स्टेट के तौर पे ना देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो पांचवा दुनिया का सबसे बड़ा देश भी हो सकता है, जिसमें पुरुषों की संख्या 52.29% है। अब महिलाओं की कितनी होगी? 100 में से घटा लीजिए। तो प्रतिशत जब ऐसा 100 वाला खेल रहेगा तो एक ही प्रतिशत याद करिए, दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रामीणों का प्रतिशत जो है 77.70 है। तो आपको जैसे 555 साबुन याद करते थे, वैसे 777 साबुन याद कर लीजिए। ठीक है। तो नगर की कितनी होगी? 100 में से डिवाइड कर दीजिए। देश की जो रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे प्रदेश का कौन सा है? माइक बंद कर लीजिए। देश की जो रूरल पॉपुलेशन है, मतलब ग्रामीण जनसंख्या जो है, अगर उसके हिसाब से हमारे प्रदेश का कौन सा नंबर आता है तो पहला आता है। लेकिन वहीं पर अगर शहरी जनसंख्या के हिसाब से आएगा, ये प्रश्न बहुत लोगों को गलत होता है, क्योंकि हम लोग को क्या लगता है कि देश में सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी हमारे यहाँ होगी, शहरी जनसंख्या भी हमारी होगी। लेकिन शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जब शुरुआत में मैंने भी एग्जाम देना शुरू किया था, जब मैंने यूपी स्पेशल नहीं पढ़ी थी, तो मुझसे भी ये गलत हुआ था। 2001 से 2011 तक जो है दशकीय जो वृद्धि दर रही है वो 20.22% रही है। ठीक है। और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 17.70% थी। मतलब हमारा जो एवरेज रेट है उससे उत्तर प्रदेश ज्यादा तेजी से वृद्धि किया था। अगर बात की जाए डेंसिटी की, कि एक तरीके से कह लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, घनत्व की, जनघनत्व की, तो वो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। अगर आप स्टेट के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो हम लोग 9वें नंबर पे आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 829, ये आप लोग याद रखिएगा इसको। अगर जो है सेक्स रेशियो की बात की जाए तो वो 912 है। हालांकि ये अभी अगर सेंसस होगा तो ये बढ़ा होगा अवश्य, और हमारे भारत का 943 है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि 943
महिलाओं के सापेक्ष 1000 पुरुष है। ठीक है। अब एक ये भी बात आती है, 912 है वयस्कों में। लेकिन जो चिंताजनक जो बात थी 2011 में, वो ये थी कि अगर 0 से 6 साल, मतलब अगर 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की जो उम्र का जो सेक्स रेशियो था, वो 902 ही था। ठीक है। अगर ये बढ़ा होता तब कोई चिंता की बात नहीं थी, ओवरऑल 912 था, लेकिन ये घटा था, ये हमारे लिए चिंता की बात थी। और ऐसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में ही घटा था, ये पूरे भारत में 919 थी। जो हमारे साक्षरता दर है वो 67.70% है। पुरुषों में 77.30 है और महिलाओं में 57.20 है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। इसको सरकार प्रयास में है कि इस गैप को पाटा जाए। और एक चीज और, अगर जो भी उन पदों के लिए तैयारी कर रहे होंगे जिसमें इंटरव्यू रहे, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, लिटरेसी रेट वाला, साक्षरता दर वाला, उसमें आपको अपने जिले की भी साक्षरता दर पता होनी चाहिए और अपने जनपद के चैलेंजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपको कॉर्नर करने के लिए ये वाला जो पार्ट होता है ना, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि आ, आपके यहाँ पुरुष महिलाएं तो कम पढ़ी लिखी होती हैं, मतलब आप लोग मेल डोमिनेटिंग अवश्य आपके नेचर में होगा, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप बहुत जल्दी डिफेंड करते हैं, नहीं हमारा परिवार ऐसा नहीं है और हम ऐसा ऐसी सोच नहीं रखते हैं। यहाँ पे बहुत ये दिखाना होता है, एकदम कूल माइंड से आंसर करना होता है, भले ही आप कोई भी उत्तर दें। वहां पे वो ये देखते हैं कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कितने जल्दी उस चीज को नकारते हैं और किस तेजी से नकारते हैं, और आपके चेहरे पे कहीं गुस्सा तो नहीं आ जाता है, या मतलब कोई ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन तो नहीं आ जाता है जिसकी जरूरत ना हो। तो ये कॉर्नर करने के लिए जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, लड़कों से भी और लड़कियों से भी। 2001 से 11 तक जो एक तरीके से कह लीजिए साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी, वो 11.34% की हुई थी। ये एक रिमार्केबल था, मतलब बहुत अधिक था एक तरीके से कह लीजिए। अब जो चिंताजनक विषय है वो ये है कि लिटरेसी में, साक्षरता दर में, अगर प्रदेश वाइज अगर स्थान था हमारा, तो वो बहुत बेकार था। इसको मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ये जरूर इम्प्रूव हो गया होगा अगर 2021 में सेंसस हुआ होता। 10 लाख से ऊपर वाले नगर कितने हैं? 7 थे। कुल अनुसूचित जाति की प्रतिशत कितना है? 20.69% है। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित आबादी वाला राज्य जो है वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। और हमारे अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है 0.5% है। तो ये दोनों प्रतिशत भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अभी तक मैंने जितना बताया उतना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब ये जो है ये वन लाइनर है एक तरीके से कह लीजिए। ये इस चैप्टर को आप लोग कभी कहेंगे तो दोबारा पढ़ा देंगे, ताकि ये बार बार रिवीजन करने से ही याद होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है वो प्रयागराज है, और सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो महोबा है। ये जब आप लोग पढ़िएगा तो अपने सामने यूपी का मैप रख लीजिएगा। तो कभी कभी जब आप देख लेते हैं ना कि इलाहाबाद में क्या था, मतलब जैसे आपने देखा कि सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला इलाहाबाद है, तो आपको यहीं पे एक फैक्ट और ध्यान आ जाना चाहिए जो मैंने थोड़ा ऊपर बताया था, कि कोई बताएगा यहाँ पे? सबसे ज्यादा विधायक किसी जिले से आते हैं? सबसे कम आबादी सबसे सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? महोबा है। ठीक है। महोबा कहाँ पे है? बुंदेलखंड बुंदेलखंड में सर। सर। बहुत बुंदेलखंड बढ़िया, रीजन का पार्ट। बहुत बढ़िया। अब जन घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? गाजियाबाद में। और सबसे कम कहाँ है? ललितपुर में। ललितपुर कहाँ है? सर बुंदेलखंड रीजन का ही पार्ट है ये बुंदेल भी। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? श्रावस्ती में। अब यहाँ पे ये दोनों चीजों में देखिएगा, ये साक्षरता दर है, फिर महिला साक्षरता। महिला साक्षरता जो है गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा नहीं है, वो है कानपुर में। तो और यहाँ पे अगर ओवरऑल देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, ये क्वेश्चन जो है बहुत गलत होता है। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा
साक्षरता दर है, लेकिन महिला साक्षरता दर के हिसाब से अगर बात करेंगे तो कानपुर है। कभी कभी जब इंटरव्यूज में होता है तो ये सवाल भी पूछते हैं कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में एक तरीके से लिटरेसी रेट अधिक है, लेकिन महिला की अगर बात की जाए, महिला साक्षरता दर की, तो कानपुर में अधिक है। इसका कारण बताइए। या जब स्टेट वाइज क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्शन में, तो ये मेंस का भी क्वेश्चन रहता था। तो महिला साक्षरता लोवेस्ट कहाँ पे है? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में कोई दिक्कत ही नहीं थी। साक्षरता दर सबसे कम भी श्रावस्ती में थी, महिला साक्षरता दर भी सबसे कम श्रावस्ती में थी। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो मुझे पता है, वो ये है कि वहां पे लोग नौकरी करने जाते हैं। जनरली लड़के ही नौकरी करने जाते हैं, जो मेल अर्निंग होता है, तो वो वहां पे जाके साक्षरता दर एक तरीके से बढ़ जाती है पुरुषों की। पुरुषों की साक्षरता लोवेस्ट कहाँ पे है, कम कहाँ पे है? श्रावस्ती। तो कम वाले में आप आंख बंद करके श्रावस्ती लगाइए। ठीक है, श्रावस्ती कहाँ पे है? श्रावस्ती कहाँ है? सर ये गोंडा बलरामपुर इसके आसपास। हाँ हाँ हाँ, बलरामपुर गो के बगल में है। बलरामपुर के बगल में। बहुत बढ़िया। अब जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब जो वृद्धि है हमारी, वो दशक के हिसाब से सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है, और जो सबसे कम है वो कानपुर नगर में है। इसी तरह से एक जो सवाल है वो बहुत अ, पूछने वाला है, वो जो है सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट जो है जौनपुर में है। ये क्यों है? तो जब कोई जौनपुर का व्यक्ति जाता है ना इंटरव्यू देने, तो उससे वो सवाल, तो अगर 5 लड़के गए तो एक आध लोगों से जरूर ये पूछ लिया जाता है। याद रखने वाली बात है, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। और इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी ये देखिए, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है। तो साक्षरता से ये डिसाइड नहीं होता कि वहां का सेक्स रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है। और 0 से 6 वर्ष वाले में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है बलरामपुर में। और बलरामपुर बल्कि अगर आप देखेंगे साक्षरता के हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे केस में देखिए तो अच्छा है। और सबसे कम बागपत में। तो बागपत वाला आप लोग को याद हो जाएगा, कारण भी आप लोग को पता है। ग्रामीण आबादी वाला जो जिला है सबसे ज्यादा, वो इलाहाबाद है, और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है। सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कह लीजिए या शहरी आबादी कह लीजिए, वो गाजियाबाद की है। और सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती की है। ज्यादा आज ओवरडोज हो रहा है ना याद करने वाली चीजों में? क्यों? नहीं सर ठीक है, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला पूरा चैप्टर जो है वो एकदम फैक्ट बेस पे ही है, तो हमें बायहुक और हुक याद तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जो शहरी आबादी वाला एक तरीके से जिला है वो गाजियाबाद है। सबसे कम श्रावस्ती है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो सीतापुर में है। सबसे कम जो है अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन जो है वो बागपत में है। इसी तरह एसटी की अगर बात की जाए, अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, तो सोनभद्र सबसे ज्यादा और बागपत सबसे कम। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है और याद करने वाली बात ये है, एससी और एसटी में सबसे कम में बागपत रहेगा। ठीक है। अधिक वाले में एससी में सीतापुर और एसटी में सोनभद्र। ये ध्यान रखिएगा। अब सोनभद्र को याद करने का रीजन क्या हो सकता है कि आप लोग जानते हैं कि वो एमपी से, छत्तीसगढ़ से एमपी और बिहार से सटा हुआ है। तो सोनभद्र में हो सकता है कि उधर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो यहाँ पे भी सोनभद्र में भी ज्यादा है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन। अच्छा, अब ये एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, इसमें एक तो संख्या के हिसाब से है, ये वाला संख्या के हिसाब से है, और ये वाला जो है वो प्रतिशत के हिसाब से है। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे ये सवाल गलत हुए हैं, इसीलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। हुआ क्या था कि एक बार प्रश्न आया था कि अनुसूचित जाति के हिसाब से प्रतिशत वाइज सबसे मतलब जिला हुआ ऐसा कौन सा है जो सर्वाधिक आबादी वाला है अनुसूचित जाति की। तो मैंने मार दिया था क्योंकि मैंने याद किया था सीतापुर।
लेकिन प्रतिशत के हिसाब से जब बात होती है तो उसमें कौशाम्बी आता है, इसीलिए मैंने यहाँ स्टार भी बनाया था। और आप लोगों को भी सलाह दे रहा हूँ, मेरा एक बार सवाल गलत हुआ है तो आप लोग गलत नहीं करिएगा। प्रतिशत और संख्या तो आप लोगों को इतना मतलब समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस है, या उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा? किसी को भी अगर नहीं आ रहा हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सभी को आता हो, कोई झिझकने की बात नहीं है, आराम से आप लोग बता सकते हैं। इसीलिए लाइव क्लास का मतलब है, नहीं तो रिकॉर्ड क्लास में बता दिया जाता है ये सब। किसी को कंफ्यूजन नहीं, चलिए बढ़िया है। प्रदेश में जो दिव्यांग लोगों का प्रतिशत है वो 2.08% है। ठीक है। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनता जो है हमारी 32.9 है, और कुल कार्यशील में कृषक जो है वो हमारे 29% है। ठीक है। जो हमारी स्लम होती है, झुग्गी झोपड़ी वाले, एक तरीके से कह लीजिए, आबादी में चौथे नंबर पे हम लोग हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बंगाल के बाद। ठीक है। और अगर राज्य की बात की जाए तो मेरठ है। सर्वाधिक पॉपुलेशन वाइज है, मतलब ये संख्यात्मक है, सर्वाधिक मुस्लिम वाला राज्य जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। हर चीज में उत्तर प्रदेश आ गया है तो भाई मतलब अगर धर्म वाइज भी बात करेंगे तो उसमें भी आ गया है। अल्पसंख्यकों का प्रतिशत यहाँ पे 20.3% है। अब ये जो 2011 का सेंसस है इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली है। उसमें हिंदुओं का प्रतिशत था 79.73, मुस्लिमों का था 19.26, सिख का था 10.32, और ईसाइयों का था 10.18, जैन का था 10.11, और बौद्ध लोगों का था 10.10। ठीक है। 2001 में हिंदुओं की पॉपुलेशन थी 80.6%, जो 79.73 हो गए 2011 के सेंसस में। इसी प्रकार मुस्लिमों की जो प्रतिशत था वो 18.5 था 2001 में, और 19.26 हो गया था 2011 में। 20% से अधिक मुस्लिम वाले जिले जो थे वो 21 जिले हैं अपने प्रदेश में 75 में से, जो 20% से अधिक है। और सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला जो है वो रामपुर है, और सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला जो है वो ललितपुर है। अगर धर्म वाइज जो है सेक्स रेशियो की बात की जाए तो उसमें सबसे बढ़िया ईसाई है, और सबसे खराब स्थिति में सिख हैं। अगर एरिया वाइज हम बात करें तो क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा लखीमपुर जिला है। ठीक है। क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटा जिला जो है वो संत रविदास नगर है। ठीक है। डिकेडल ग्रोथ अगर हाईएस्ट कभी रही है तो 1991 से 2001 तक रही है। ठीक है। अब ये हमने पहले और तीसरे चैप्टर का एक तरीके से कह लीजिए जो परीक्षा वाड़ी आपकी है उसका निचोड़ है। अगर इसके अलावा भी आप लोगों में कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो इसमें भी इवन या ज्योग्राफी में भी, तो वो मुझे बता सकते हैं आप लोग। ठीक है। और पीडीएफ के रूप में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ना हो तो ये क्लास खत्म की जा सकती है। सर प्लीज। हाँ बताइए। जी बताइए। किसी के पास कोई सवाल है? सर अभी जो लास्ट में आपने एक क्वेश्चन बताया, सबसे छोटा जिला बड़ा लखीमपुर है, और हम्म। छोटा कहीं कहीं पे सर हापुड़ में मिलता है लिखा हुआ। और कहीं कहीं पे संत रविदास नगर मिलता है। हाँ सर, यही दिक्कत है। चलो मैं एरिया वाइज जो है इसके यूपी वाली वेबसाइट इसको चेक करके बता दूंगा। जी ठीक है। जी। थैंक ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी नोट्स वगैरह बनाओ तो कई दोस्तों के साथ मिलके बनाओ। होता क्या है, एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऐसे डिस्कशन से पता चलते हैं। ठीक है। और किसी का है? नहीं सर। नहीं सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। और भूगोल को भी पढ़ते रहिएगा, और बाकी भी सर ऑडिबल। लोग जो बता। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। सर प्लीज आल्सो प्रोवाइड करंट अफेयर हाँ नोट्स। ठीक है। प्लीज सर प्रोवाइड करंट अफेयर नोट्स सर। या श्योर डियर।
Okay, sir. Thank you, sir. ओके, वेलकम।